दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिसंबर 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। इस बार चुनाव में बड़ा तकनीकी बदलाव करते हुए सभी 6 पदों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। आयोग 2011 की जनगणना को आधार मानकर नए आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न जिलों में प्रपत्र एक ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। संभावना है कि मतदान की प्रक्रिया सितंबर से दिसंबर के बीच पूरी की जाएगी। सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए रिफंड आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के वैध दावों के त्वरित निपटारे के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी है, जिससे वितरण प्रक्रिया में तेजी आएगी। जिन निवेशकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से उन छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था। पटना का यातायात अगले 2 दिन यानी शुक्रवार और शनिवार को बिगड़ा रहेगा। वजह यह कि अशोक राजपथ का बड़ा हिस्सा आम वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए बंद रहेगा। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा 26 जून को है और इसके अगले दिन पहलाम होता है, यानी इस दिन ताजिया जुलूस निकलता है अलग अलग जगहों से। इस ताजिया जुलूस में भारी भीड़ साथ चलती है और धार्मिक प्रदर्शन भी होता है। इसे देखते हुए पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी तक अशोक राजपथ पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा नौबतपुर से एम्स फुलवारी होकर अनीसाबाद तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। 0 माइल से बेउर होकर फुलवारी शरीफ की ओर भी भारी वाहन नहीं आ सकेंगे। बिहार ने विद्युत खपत के क्षेत्र में एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। 24 जून 2026 की रात 9:15 बजे राज्य की अधिकतम विद्युत मांग रिकॉर्ड 9,002 मेगावाट दर्ज की गई। बिहार विद्युत क्षेत्र की सभी इकाइयों और ग्रिडों ने आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए इस सर्वकालिक उच्च मांग को सफलतापूर्वक और बिना किसी तकनीकी बाधा के पूरा कर दिखाया। आमतौर पर मांग बढ़ने पर बिजली कटौती या ट्रिपिंग की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड स्तर की मांग के बावजूद राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन सशक्तिकरण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किए गए सतत प्रयासों का ही ये सुखद परिणाम है। पटना बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस बार ग्रामीण परिवेश से आने वाले कई होनहार अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद ग्रामीण इलाकों में सफलता का जश्न कुछ खास और बेहद भावुक अंदाज में मनाया जा रहा है। गांवों में लोग अपने होनहार बच्चों का जिस तरह गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उसे देखकर साफ समझा जा सकता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोग कितने जागरूक हुए हैं। अब गांव के लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने और समाज के लिए प्रेरणा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। औरंगाबाद मुहर्रम को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आज औरंगाबाद डीएम अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन का मकसद था लोगों में भाईचारे का संदेश देना और विधि व्यवस्था का एहसास कराना। यह फ्लैग मार्च रमेश चौक से होकर धर्मशाला, मस्जिद, बाईपास मार्ग होते हुए नावाडीह समेत शहर के संवेदनशील इलाकों से होते हुए निकाला गया। डीएम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों से अपील किया है कि शांतिपूर्ण और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। डीएम अभिलाषा शर्मा ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लिया गया है। सभी जगहों पर सीसीटीवी तथा हर जगहों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तथा मैजिस्ट्रेट की तैनाती किया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी लोग अपील किया है कि सामाजिक समरसता और पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ाएं और प्रशासन का सहयोग करें। इस पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती किया गया है। वही पुलिस गश्त लगातार जारी रहेगी।
पटना बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नवगठित पार्टी जनशक्ति जनता दल को मजबूत करने और इसका विस्तार करने में पूरी ताकत से जुटे हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके सबसे भरोसेमंद साथी और सहायक ने उन्हें धोखा दे दिया है। इस बड़े झटके के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सांगठनिक ढांचे में एक बहुत बड़ा और कड़ा फेरबदल करने का मन बना लिया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव का मुख्य फोकस अब जनशक्ति जनता दल से मोतीलाल यादव के करीबियों और उनके वफादारों को बाहर का रास्ता दिखाना है। वे पार्टी में पुराने चेहरों की जगह युवाओं की एक नई सक्रिय और बेऊर्जावान टीम तैयार करना चाहते हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य वजह संगठन को आंतरिक गुटबाजी से बचाना और जमीनी स्तर पर युवाओं को जोड़कर पार्टी को एक नई धार देना माना जा रहा है। बिहार का मौसम इन दिनों अजीबो गरीब और विरोधाभासी रंग दिखा रहा है। एक ओर आसमान से राहत की बूंदें बरस रही हैं, दूसरी ओर तपती हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज यानी गुरुवार को भी राजधानी पटना समेत दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू हीट वेव जैसे हालात बने रहने की पूरी आशंका है। वहीं सीमांचल के सभी जिलों के लिए भारी बारिश और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में बिहार के मौसम ने कई रूप दिखाए। मंगलवार और बुधवार की देर रात पटना सहित कई जिलों में गरज तड़क के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन दिन चढ़ते ही पछुआ हवाओं के असर से तापमान में तेज उछाल दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, जिसके कारण हीट वेव की स्थिति बन गई। देश भर में अब मॉनसून का असर साफ दिखने लगा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले तक लगातार बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल गर्मी और उमस बनी हुई है, लेकिन यहां भी जल्द मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रोन्नति प्राप्त करने वाले 14 अधिकारियों का पदस्थापन कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर अथवा समकक्ष महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद विभिन्न विभागों, निगमों और जिला स्तर पर अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इन अधिकारियों के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ अब राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों को मिलेगा। बिहार की सियासत में इन दिनों 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को एक बार फिर भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। सरकार और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच यह मुद्दा अब महज आवास का नहीं, बल्कि सियासी रस्साकशी और सियासी संदेश का विषय बन गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून को जारी नोटिस में राबड़ी देवी से 1 सप्ताह के भीतर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का अनुरोध किया गया है। विभाग का कहना है कि यह बंगला पहले ही डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन आवास खाली नहीं होने के कारण उन्हें इसका कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके साथ ही उनके दोनों गार्ड्स और मामले से जुड़े अन्य पक्षों की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई निर्धारित है। इस मामले पर न सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों की भी नजरें टिकी हुई हैं। सेशन जज की अदालत में सुनवाई से पहले कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। अदालत ने इस केस डायरी का अवलोकन भी कर लिया है। पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सुनवाई के दौरान अहम माना जा रहा है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन केस डायरी अधूरी होने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया।
हालांकि कोर्ट ने पाया कि जांच से जुड़ी करंट और अपडेटेड केस डायरी अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले में प्रभावी सुनवाई के लिए पूरी और अद्यतन केस डायरी आवश्यक है। जब तक जांच की ताजा स्थिति से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष नहीं आते, तब तक जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेना संभव नहीं होगा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले ने अब महज एक आपराधिक घटना का दायरा पार कर राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी भूचाल का रूप ले लिया है। पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे गंभीर सवालों, परिजनों के सनसनीखेज आरोपों और जनता के बढ़ते गुस्से के बीच आखिरकार घटना के 7 दिन बाद भोजपुर के पुलिस अधीक्षक श्री राज देर रात पीड़ित परिवार से मिलने बेलौटी गांव पहुंचे। हालांकि तब तक हालात इतने गर्म हो चुके थे कि पुलिस प्रशासन की सफाई लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर सकी। क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपने जीवन की नई पारी का शानदार आगाज कर दिया है। मैदान पर बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से परेशान करने वाले आकाशदीप अब वैवाहिक जीवन के सफर पर निकल पड़े हैं। बुधवार को उन्होंने बिहार के डेहरी निवासी अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह शाही विवाह समारोह उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक शहर वाराणसी के एक भव्य 5 सितारा होटल में संपन्न हुआ। शादी समारोह में परिवार, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुईं। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय स्टार पवन सिंह और भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार की मौजूदगी ने समारोह की रौनक और बढ़ा दी। विवाह की रस्मों के दौरान माहौल पूरी तरह जश्न और खुशियों से सराबोर नजर आया। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग प्रकरण में आज यानी गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां एक तरफ रोशन आनंद पक्ष के 2 कर्मियों अभिषेक और गौरव को अदालत से बड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर फैसला एक बार फिर टल गया। अदालत ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत की गई केस डायरी को अधूरा पाते हुए अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी है। पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दोनों गार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई अपडेटेड केस डायरी पूर्ण नहीं है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को पूरी और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना है कि बिना संपूर्ण केस डायरी के मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। शादी की खुशियां उस वक्त मातम और अफरा तफरी में बदल गईं, जब बारात की आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी ने बाजार में भीषण आग लगा दी। इस अग्निकांड में बड़ी संख्या में जिंदा मुर्गे जलकर मर गए, जबकि एक मुर्गा दुकान और 2 सब्जी विक्रेताओं की झोपड़ियां आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गईं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ आग बुझाने में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बारात बाजार से गुजर रही थी। इसी दौरान छोड़े जा रहे पटाखों से निकली चिंगारी एक बंद दुकान और आसपास रखे ज्वलनशील सामान पर जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों ने मुर्गा दुकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जहां मौजूद दर्जनों जिंदा मुर्गे बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके और जलकर मर गए। मुजफ्फरपुर शहर एक बार फिर भीषण अग्निकांड से दहल उठा है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप स्थित एक बड़े कबाड़ी गोदाम में देर रात अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयावह थी कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अग्निशमन विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती रहीं। इस अग्निकांड में लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे कबाड़ी गोदाम से धुएं और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग पूरे गोदाम में फैल चुकी थी। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जिस स्थान पर आग लगी वह घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है। गोदाम के आसपास बहुमंजिला इमारतें, दर्जनों लग्जरी वाहन और कई आवासीय परिसर मौजूद हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बिहार की सियासत लगातार गर्म है। इसी बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री, जनसुराज की अभियान समिति के पूर्व अध्यक्ष और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग व्यक्तिगत कुंठा, हताशा और राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस पूरे मामले को अलग रंग देकर सामाजिक समरसता और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति जातीय पूर्वाग्रह या किसी समाज विशेष के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाना तथ्यों से परे है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री सभी वर्गों और समाजों के प्रति समान सम्मान और सद्भाव रखते हैं।
उन्होंने अपील की कि संवेदनशील घटनाओं को जातीय और राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा किया जाए, ताकि सच सामने आए और समाज में अमन, भाईचारा तथा सामाजिक संतुलन कायम रह सके। बिहार में भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामला अब केवल एक आपराधिक जांच का विषय नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। एक तरफ जहां बिलौटी गांव से लेकर आरा तक सर्व समाज महापंचायतों में न्याय की मांग को लेकर जन सैलाब उमड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। भोजपुर के बिलौटी गांव में आयोजित सर्व समाज महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे और कथित एनकाउंटर को लेकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसी मुद्दे पर आरा में भी अलग महापंचायत हुई, जहां लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इन सभाओं ने स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बिहार के बुनियादी ढांचे को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राज्य का पहला पूर्ण विकसित एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। ये प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 के तहत विकसित की जा रही है, जो 6 लेन की आधुनिक सड़क होगी और राज्य के कई प्रमुख जिलों को सीधे जोड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पटना से शुरू होकर वैशाली, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, दरभंगा और सहरसा होते हुए पूर्णिया तक जाएगी। इसके माध्यम से न केवल उत्तर बिहार के जिलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पूर्वी भारत के व्यापार और परिवहन नेटवर्क को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इस एक्सप्रेस वे के बनने से NH-22 और NH-27 के बीच सीधा और सुगम संपर्क स्थापित होगा, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। बिहार अब ऊर्जा और औद्योगिक विकास के एक नए मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जहां कोयला गैसीकरण आधारित परियोजनाएं राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती हैं। केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार इस सेक्टर में बिहार में लगभग 8,000 से 2,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की प्रबल संभावना है, जो आने वाले वर्षों में राज्य की औद्योगिक संरचना को नई दिशा दे सकता है। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर विस्तृत विचार विमर्श किया। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन, निवेश संभावनाओं और रोजगार सृजन पर गहन चर्चा हुई। भारतीय नागरिकता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों के बीच यह धारणा रही है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट नागरिकता के प्रमाण हैं, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार इन दस्तावेजों का मुख्य उद्देश्य पहचान, वित्तीय लेन देन, मतदान या यात्रा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है। इन्हें भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। यानी अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी है भी, तो वह खुद को भारतीय नागरिक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। दरअसल 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है। हालांकि पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाना और विदेशों में व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है। इसलिए इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अधिकारियों के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यदि पासपोर्ट भी नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं है, तो आखिर कौन से दस्तावेज भारतीय नागरिकता साबित करते हैं। मनेर विधानसभा क्षेत्र विधायक वीरेंद्र ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एनकाउंटर के मामलों को जाति और समुदाय के आधार पर अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। भाई वीरेंद्र ने कहा, जब किसी दलित का एनकाउंटर होता है तो उसे नक्सली बता दिया जाता है। जब किसी अल्पसंख्यक का एनकाउंटर होता है तो उसका संबंध आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब किसी फॉरवर्ड सवर्ण समाज के व्यक्ति का एनकाउंटर होता है तो उसे शहीद का दर्जा देने की मांग उठने लगती है। यह दोहरी नीति है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब सभी पक्षों को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। संजय झा ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
उन्होंने इसे स्वागत योग्य फैसला बताते हुए कहा कि घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया था और न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी। अब सरकार अपने वादे के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में अब न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा गुरुवार को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल और पूरे घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी, भोजपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण की न्यायिक जांच गुरुवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गई। मामले की जांच के लिए बिहार सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ पूरे मामले से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बेगूसराय गैंगरेप कांड और भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेगूसराय सदर अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार अपराध और अपराधियों के तांडव से कराह रहा है, जबकि मुख्यमंत्री वातानुकूलित कमरों में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेगूसराय में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हुई कथित बर्बरता ये दर्शाती है कि अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राप्त दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को 29 जून को मामले का उल्लेख मेंशन करने को कहा। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान राशि के कथित गबन, वित्तीय अनियमितताओं और अन्य आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नेतृत्व वाली बहुविषयक विशेष जांच टीम से कराई जाए। साथ ही मामले में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। भाजपा द्वारा आपातकाल की बरसी पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के दौरान पटना के ज्ञान भवन में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच पर उपस्थित नेताओं को क्रमवार सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा का नाम पुकारना आयोजक भूल गए। कार्यक्रम के दौरान जब मंच पर मौजूद अन्य नेताओं को सम्मानित किया गया और विजय सिन्हा का नाम नहीं लिया गया तो सभागार में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। बाद में कार्यक्रम के समापन के समय मंच संचालक और पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि त्रुटिवश विजय सिन्हा का नाम छूट गया था। इसके बाद उन्हें भी सम्मानित कर औपचारिकता पूरी की गई। हालांकि भाजपा की ओर से इसे महज मानवीय भूल बताया गया, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। इसकी वजह विजय सिन्हा की पार्टी के भीतर मानी जाने वाली राजनीतिक हैसियत और पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम हैं। राजधानी पटना में 26 जून को मनाए जाने वाले त्योहार को लेकर जिला प्रशासन और पटना पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और दंगा निरोधक दस्ते की तैनाती की गई है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों पर पटना पुलिस की सोशल मीडिया सेल 24 घंटे पैनी नजर रख रही है। बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर स्थित बसवरिया पियूनी बाग की रहने वाली पुष्पा कुमारी ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर एसडीएम का पद प्राप्त किया है। पुष्पा की इस ऐतिहासिक कामयाबी से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है और चारों तरफ जश्न का माहौल है। सफलता का परचम लहराने के बाद दिल्ली से अपने गृहनगर बेतिया लौटी पुष्पा कुमारी का आज गुरुवार 25 जून को शाम करीब 7 बजे रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही वे ट्रेन से उतरीं, वहां पहले से मौजूद सैकड़ों लोगों ने उन्हें घेर लिया।
स्टेशन परिसर ढोल नगाड़ों की थाप, फूल मालाओं और उत्साहपूर्ण जयकारों से गूंज उठा। हर कोई इस होनहार बेटी का अभिनंदन करने के लिए बेताब दिखा। पटना। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पटना में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर चौतरफा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि आज जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, उन्हें पहले अपनी दादी इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपी गई इमरजेंसी और लोकतंत्र की हत्या के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पटना का गांधी मैदान और बिहार की धरती ही देश में लोकतंत्र को बचाने वाली असंपूर्ण क्रांति की जननी रही है। जेपी नड्डा ने देश की जनता से अपील की कि लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही सोच वाली कांग्रेस को सदा के लिए सत्ता से दूर रखना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पूरे देश में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे लिए पटना में इसे मनाना बेहद विशेष और भावुक क्षण है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई का बीज कहीं बोया गया था तो वह बिहार और पटना की यही ऐतिहासिक धरती थी। उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा, 5 जून 1974 को जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तब मैं मैट्रिक का छात्र था और खुद उस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा था। 18 मार्च और 5 जून 1974 के वो दिन देश में तानाशाही के खिलाफ नींव के पत्थर साबित हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार का बचाव किया और कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे ऊपर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार या स्थानीय प्रशासन से इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी कोई चूक या गलती हुई है तो उसे जरूर सामने लाया जाना चाहिए। सरकार अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उनमें सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। मोतिहारी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपराधियों की एक बड़ी लूट की योजना को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे 5 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। ये अपराधी स्कॉर्पियो और अपाची बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ये पूरी कार्रवाई मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर की गई। एसपी को देर शाम गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। सूचना के सत्यापन के बाद रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने दरपा थाना क्षेत्र के बोल्डरवा चौक के पास घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। बिहार के परिवहन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विभाग में हर वर्ष जून महीने के दौरान बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया होती है। इस बार भी कई अधिकारियों के तबादले की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही मनचाही पोस्टिंग हासिल करने के लिए लॉबिंग और कथित तौर पर बोली लगाए जाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार परिवहन सेवा से जुड़े कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी पसंद के जिलों में पदस्थापन के लिए सक्रिय हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे कई अधिकारी जिन पर पहले विभिन्न प्रकार के आरोप लग चुके हैं या जिनके खिलाफ जांच हुई है, वे भी महत्वपूर्ण और राजस्व वाले जिलों में पोस्टिंग के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव का असर लगातार तेल बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 जून को जारी प्रेस रिलीज में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया है और इससे वाहनों के इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया पर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर कई भ्रामक और बिना आधार वाले दावे देखे हैं। इन दावों का मकसद लोगों को भ्रमित करना और गलत जानकारी फैलाना है। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोग ज्यादा व्यूज पाने और सनसनी फैलाने के लिए पुराने वीडियो और तस्वीरें दोबारा शेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर बेवजह डर पैदा हो रहा है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 7 जून को 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए हो गई थी। इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 1 जून को 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और तब से इसके दाम भी स्थिर हैं। अलग अलग शहरों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं।
दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल 3113.5 रुपये है। मुंबई में घरेलू 941.5 रुपये और कमर्शियल 3067.5 रुपये है। कोलकाता में घरेलू 968 रुपये और कमर्शियल 3256 रुपये है। चेन्नई में घरेलू 957.5 रुपये और कमर्शियल 3283 रुपये है। बेंगलुरु में घरेलू 944.5 रुपये और कमर्शियल 3198 रुपये है। अमृतसर में घरेलू 983 रुपये और कमर्शियल 3220 रुपये है। नोएडा और गाजियाबाद में घरेलू 939.50 रुपये और कमर्शियल 3113.50 रुपये है। पटना में घरेलू 1031.5 रुपये और कमर्शियल 3405 रुपये है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।